नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? देखिए, ये जो हम 10,000 जो MCQs करा रहे हैं आपके यूपीपीसीएस 2024 और आरओ 2023 के लिए, उसका आज ये दूसरा सीरीज़ है। तो हम प्री के एग्ज़ाम तक ये 10,000 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। इससे काफ़ी कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से सरोवर या झील में तेज़ी से वृद्धि करते हैं। कौन से ऐसे हैं जो सरोवर यानी कि आपके जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं उसमें तेज़ी से वृद्धि कौन करता है? तो इसमें जलकुंभी जो होता है वो जलकुंभी बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पॉन्ड्स वाटर होता है उसमें NPK की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। NPK बोले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तभी ये जलकुंभी वृद्धि करते हैं। और ये NPK क्यों इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि इसकी होती है NPK की? क्योंकि आपका जो सीवेज वाटर होता है उसकी वजह से जब सीवेज वाटर आपके पॉन्ड्स में जाता है तो फिर NPK की वृद्धि होती है, क्योंकि सीवेज में ही NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। क्या उगे मिलते हैं? तो लाइकेन जो है उगे मिलते हैं। राइट आंसर बी। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो ये जलकुंभी से नष्ट हुई, क्योंकि जलकुंभी में क्या होता है कि जलकुंभी जो होती है ये फोटोसिंथेसिस बहुत फास्ट करता है, और उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो लेवल होता है वो कम हो जाता है पानी में, वाटर बॉडी में। तो वाटर बॉडी में जब ऑक्सीजन का लेवल जब कम हो जाएगा तो क्या होता है, जो इसके जीव जंतु हैं और अन्य हैं वो मर जाएंगे, और जो झील होगी वो पूरी तरीके से नष्ट होना शुरू हो जाएगी। और इसे ही बाद में हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। हालांकि हम जिसे सुपोषण बोलते हैं हिंदी में, तो वो एक दिन मैं पढ़ाऊंगा आपको सुपोषण, तो उसमें डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल तो आप इतना समझिए कि जलकुंभी जो है बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है NPK के कारण, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो वर्षा निर्धारित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा जहाँ पर जितनी अच्छी होगी वो एरिया बहुत ज़्यादा हरा भरा होगा, यानी कि सदाहरित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, केशिका जल। 8वां क्वेश्चन है, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं, जो मरुस्थल के पादप होते हैं किस प्रकार के होते हैं? मांसल होते हैं। आपने देखा होगा कि जो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं मांसल होते हैं, यानी कि जो उनके तना होते हैं वो गद्दीदार टाइप के होते हैं। जैसे नागफनी का पौधा कैसा होता है? ये मांसल होता है। ये पूरा जो इसका तना होगा एकदम गुलगुला टाइप का होगा, यानी कि बहुत मांसल टाइप का होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख्या अभी पिरामिड मैंने क्लास में नहीं पढ़ा है, पिरामिड जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि घास स्थल का परितंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनेगा? तो सदैव सीधा इसमें ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, एक तालाब के परितंत्र में जीव भर का पिरामिड कैसा होता है? तो अब इसका जो राइट आंसर वो है उल्टा बनेगा। तो ये हम पिरामिड जो है आपको कल या आज की क्लास में हम कराएंगे, तो पिरामिड आपको अच्छे से पढ़ा देंगे कि पिरामिड क्या होता है, तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा अच्छे तरीके से। घास स्थलीय तथा वन परितंत्र में जीवभार का पिरामिड सदैव क्या बनेगा? सीधा बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिवसीय होता है, यानी कि कोई भी अगर हमारी फूड चेन है, यानी कि जैसे अगर ये फूड चेन है ABC इस तरीके से, तो उसमें जो ऊर्जा होगा एक यहाँ से अगर आएगा तो ये एक से दूसरे में बढ़ता जाएगा, यानी कि दिशा इसकी एक से सेम होगी, सीधा होगा, स्ट्रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में पाए जाने का ऊर्जा का ह्रास कितना होता है? यानी कि जो ऊर्जा ह्रास होती है वो कितने % होती है? तो वो 90% ह्रास होती है। ठीक, यानी कि एक खाद्य स्तर है, ठीक, इस बात को समझिएगा, यानी कि एक ऊर्जा स्तर है, एक खाद्य स्तर है, और इस खाद्य स्तर से अगर किसी दूसरे माने, यानी कि एक A नाम के खाद्य स्तर से दूसरा अगर B खाद्य स्तर में अगर ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो उसमें केवल 10% ही एनर्जी जाती है, बाकी 90% क्या होता है? लॉस हो जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, 10% का नियम भी बोलते हैं, जिसे लिंडेमैन ने दिया था। तो ये मैंने उस दिन बताया था, आपकी क्लास फर्स्ट या सेकंड में बताया था आपको कि जो ऊर्जा जो ट्रांसफ़र होती है एक स्तर से दूसरे स्तर में, वो कितनी % होती है? केवल और केवल 10% ही क्या होती है? एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में 10% ही फॉरवर्ड होती है, बाकी 90% जो है क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी ये स्तूप की परिकल्पना किसने की थी? तो चार्ल्स एल्टन ने की थी पारिस्थितिकीय स्तूप की परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं आत्पोद्भिद कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। 17वां क्वेश्चन, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ पर क्या होंगे? सदाहरित वन होंगे, यानी कि जितना ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर वो एरिया क्या होगा? बहुत ज़्यादा ग्रीन होगा।
उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ वन मिलते हैं कौन से प्रकार के? वहाँ पर आपके घास वन पाए जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। क्षोमंडल में ये गतिविधियाँ होती हैं, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में, यानी कि जो वायुमंडल से संबंधित कोई भी प्रकार की अगर एक्टिविटीज़ होगी, गतिविधि होगी, तो कहाँ पर होती है? हमेशा क्षोमंडल में होती है। क्षोमंडल सबसे निचला स्तर होता है, आप लोग को पता होगा, यानी कि क्षोमंडल होता है, फिर समताप मंडल, फिर आयनमंडल, फिर बहिर्मंडल, इस तरीके से, यानी कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और फिर आइनोस्फेयर, आपको पता होगा। ठीक है, तो समताप मंडल में क्या पाता है? ओजोन की लेयर पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और क्षोमंडल में सारी आपकी जो पर्यावरणीय घटकीय जो घटनाएं होती हैं वो घटित होती हैं, ध्यान रखिएगा। लवड़ीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? मृदा जनन बोलते हैं इसको। बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है, ऊपरी स्तरों में होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि सनरेज जो आपकी पहुंचेगी वो अपर लेयर तक पहुंचती है, ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ढृणपर्णी वन क्षेत्रों की विशेषताएं क्या होती हैं? जो ढृणपर्णी वन क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होगा कि शरद ऋतु में भारी और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है। किस प्रकार के वनों में? ढृणपर्णी प्रकार के वनों में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सुपोषी बोलते हैं। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, ह्यूमस बहुत क्या होता है आपको पता ही होगा। ह्यूमस की मात्रा अच्छे होने से वो जो लैंड होती है, वो जो मिट्टी होती है, वो प्रोडक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा प्रच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ओ संस्तर में, यानी कि जो ओ लेवल इसका होता है, उस ओ लेवल में क्या कहते हैं? आपका जो कार्बनिक पदार्थ होगा प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात क्या होता है? तो 50% इसमें बालू और 50% आपकी इसमें मृतिका होती है। क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किन चूड़ों का मिश्रण किया जाता है? डोलोमाइट और चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। ये भी अक्सर एग्जाम में परीक्षा में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। डोलोमाइट और चूना पत्थर का प्रयोग करके मिट्टी में से हम उसकी अम्लता को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? एजिटोबैक्टर होता है, इसमें आपको पता ही होगा। एजिटोबैक्टर, नॉन स्टॉक, एनाविना वगैरह होते हैं जो कि नाइट्रोजन सिंथेसिस करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां है, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? आपका जो राइट आंसर है वह है सी इसका ऑप्शन, यानी कि घास, हिरण, शेर और जू हो जाएगा इसका राइट आंसर। परितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। परितंत्र में होती है ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि होती है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। परितंत्र कोई भी इकोसिस्टम होगा उसमें ऊर्जा और खनिज यानी कि जो मिनरल्स होगी दोनों की हानि होगी, क्योंकि एक स्तर से दूसरे स्तर में इनका स्थानांतरण होता रहता है। तो जब स्थानांतरण होगा तो कुछ ना कुछ हानि तो होगी। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीव भारी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। ठीक है, यानी कि जो कोई भी फूड चेन है, ठीक है, फूड चेन अगर है और उसके बेस पे जो होगा, यानी कि तो बेस में कौन होंगे? वो आपके होंगे उत्पादक। और उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक जो है आपके, यानी कि जिसे प्रोड्यूसर बोलेंगे, वो क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कि भोजन बनाने का काम वही उत्पादक करते हैं। तो वही पूछता है कि खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी क्या होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, और वही प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। तो वही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ता है? तो लकड़ी अगर काटेंगे तो हम उसका जो पारिस्थितिक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? लिंडेमैन है, मैंने आपको बताया ही, लिंडेमैन अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। 10% का नियम जो मैंने आपको बताया कि एक ऊर्जा संस्तर से दूसरे ऊर्जा संस्तर में जब कोई चीज़ जब ऊर्जा जाती है तो उसका 90% लॉस होता है, 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी, खाद्य श्रृंखला क्या होगी? उतनी ही लंबी होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। ओके, क्या आपको है क्वेश्चन क्या है कि जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जितनी अच्छी होगी वो क्या होगा? खाद्य श्रृंखला उतनी बड़ी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि उसमें जितने जीव होंगे तो जीवों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है कि वो खाद्य श्रृंखला बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर ये खाद्य जाल है और इसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा सन होता है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 38, किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है? इसमें से सभी, यानी कि अपघटक, उत्पादक और प्राणहरित, यानी कि डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर और आपका क्लोरोफिल, ये सभी कारण इसमें जो है क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परितंत्र में होते हैं
जैविक और अजैविक पदार्थ, ये भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि कोई भी इकोसिस्टम होगा उसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आपका पेड़ पौधे जीव जंतु आएंगे, अजैविक कंपोनेंट के अंतर्गत आपका कार्बनिक पदार्थ और फिजिकल पदार्थ जो है भौतिक पदार्थ आएंगे। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से क्या होता है? उपयुक्त सभी होगा, यानी कि मृदा अपरदन होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, बढ़ जाएगी, यानी कि फ्लड वगैरह आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। वन काटने से ही क्लाइमेट चेंज भी होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? ठीक, तो घास स्तर प्राकृतिक है, बाकी गेहूं का खेत भी कृत्रिम है, आम का बाग भी कृत्रिम है और एक्वेरियम भी आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, ध्यान रखिएगा। अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कि ये गेहूं का खेत क्या है, तो गेहूं का खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी घास का स्थल प्राकृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? जैव समुदाय कहते हैं, यानी कि बायो कम्युनिटी कहते हैं उसे। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हैकल ने किया था, मैंने आपको पहली क्लास में चीज़ बता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो 1 से 2% ही परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या है क्वेश्चन कि रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति करते हैं, इसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था पहली क्लास में, सेकंड क्लास में। एक पारितंत्र में शैवाल यानी कि हरिकाई का स्थान क्या होता है? उत्पादक होते हैं, मैंने आपको पहली ही क्लास में इसे बता दिया था। तो जो कि आपके ग्रीन प्लांट यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होंगे, यानी कि उत्पादक के अंतर्गत, प्रोड्यूसर के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, ग्रीन प्लांट आते हैं और ग्रीन प्लांट के अंतर्गत के साथ साथ कुछ उत्पादक के रूप में क्या होते हैं? कुछ एल्गी यानी होते हैं, वो भी आपके उत्पादक में आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, यानी कि कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। पारितंत्र में बाज का स्थान कौन सा? ये सर्वोच्च उपभोक्ता है, यानी कि टॉप कार्निवोरस में आता है, ये ध्यान रखिएगा। शीर्ष मांसाहारी में है ये। फिर 50वां क्वेश्चन है, पारितंत्र में मानव क्या है? मानव सर्वाहारी होता है, यानी कि ये आपका कार्निवोरस और ओमनिवोरस दोनों होता है। पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, ध्यान रखिएगा, डिकम्पोजर इसे बोलते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं, मृतोपजीवी उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी सभी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। शाकाहारी भी उपभोक्ता है, परजीवी उपभोक्ता है, मृतोपजीवी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि ये दरअसल शाकाहारी टाइप के होते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि दो परितंत्र अगर है इस तरीके से और भी, और दोनों का जहाँ पर दोनों ओवरलैप करेगा, इसी ओवरलैप के प्लेस को क्या बोलेंगे? इकोटोन बोलेंगे, मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में। विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि क्लास जरूर कर लें। क्लास जब आप मेरी कर लेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे आपके, वो सारे के सारे बनने लगेंगे, यानी कि हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव। इसलिए क्लास को देखना ना भूलें। डेली शाम को 9 से 10 के बीच में या 8 से 9 के बीच में हो जाती है अपडेट। घरों में साज सब्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। और एक्वेरियम किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? यानी कि ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि ह्यूमन इसे, आदमी जो है बनाता है इसे। तो ये हो गया आज का क्वेश्चंस। कल फिर से एक नई सीरीज के साथ शुरू करेंगे, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और शाम को क्लास देखना ना भूलिएगा। आज की एनवायरनमेंट की 5वीं क्लास आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।